materials, but plasma membrane is not permeable to all materials. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर हर कोई नहीं जा सकता है और बाहर भी हर कोई नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हैं क्या? प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से कवर्ड है। आपको पता होना चाहिए एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है पर सेल वॉल नहीं होता। अब प्लांट के अंदर और बाहर व्हाट इज हैपनिंग? सो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे बॉडी में हो या प्लांट के बॉडी में हो, गैसियस एक्सचेंज होने वाला है, वाटर का एक्सचेंज होने वाला है, अलग अलग आयंस का एक्सचेंज होने वाला है। तो कौन से मेम्ब्रेन में से कौन सा आयन आ सकता है, जा सकता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? वो परमिशन किसको देगा? तो सेल वॉल इज परमिएबल टू ऑल सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो किसको परमिट करने वाले हैं, कौन सा मेम्ब्रेन किसको परमिट करेगा, उस पर मेम्ब्रेन के अलग अलग टाइप्स है, जिसमें है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने कहा कि सेल वॉल जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें से किसी भी मटेरियल को आने जाने की परमिशन नहीं देता। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ material to pass through. Impermeable membrane does not allow material to pass through. आपको याद होगा हमने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में देखा था सुबेरिन, बराबर है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डज नॉट अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू। सो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सुबेराइज्ड है, सुबेरिन वॉल, जो जहां पे भी सुबेरिन की कवरिंग है वो कैसा हो जाएगा? इम्परमिएबल टू ऑल हो जाएगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद है परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल ले लेते हैं पहले। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सॉल्वेंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। इट अलाउज सॉल्वेंट टू पास थ्रू बट ब्लॉक सोल्यूट। ये सोल्यूट को पास नहीं होने देता। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, अलग अलग टाइप्स है मेम्ब्रेन के, जिसमें सबसे पहले हमने देखा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी भी तरह के सॉल्वेंट या सोल्यूट को इजाजत नहीं देता। इट डज नॉट परमिट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट थ्रू इट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सॉल्वेंट एंड डज नॉट अलाउ सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, एनिमल का जो ब्लैडर है, एनिमल ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे सेमी परमिएबल है। एनिमल ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल्यूलोज से बना हुआ पेपर होता है। सेल्यूलोज सेल वॉल में होता है ना, तो सेल्यूलोज से ये बना हुआ मेम्ब्रेन है। ये सॉल्वेंट को अलाउ करता है पर सोल्यूट को ब्लॉक कर देता है। जनरली पार्चमेंट मेम्ब्रेन हम बेकिंग और कुकिंग में यूज करते हैं। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको माइंड में फिट हो जाए। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एनीथिंग। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको पास होने देगा? सॉल्वेंट को, और सोल्यूट को नहीं होने देगा। उसके बाद परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट, दोनों को ही वो अलाउ करता है। जैसे सेल वॉल, फॉर एग्जांपल, सेल वॉल क्या है? ये परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों को ही परमिट करता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल या
डिफरेंशियली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो पास करेगा ही, पर कुछ कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट को भी पास करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को पास करेगा, सॉल्यूट को नहीं करेगा। परमिएबल मेम्ब्रेन सब कुछ पास होने देगा जैसे सेल वॉल, पर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सम सॉल्यूट्स टू पास थ्रू इट। सॉल्वेंट को तो सारे करेंगे, इम्परमिएबल सॉल्वेंट को भी नहीं करेगा, बाकी जितने भी है सेमी परमिएबल, परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, ये सॉल्वेंट को आसानी से पास होने देंगे, पर सॉल्यूट को कौन पास होने देगा? परमिएबल। और कुछ कुछ सॉल्यूट को कौन पास होने देगा? सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल में आपको याद होगा, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, वैक्यूल, और वैक्यूल का जो कवरिंग होता है उसे टोनोप्लास्ट कहा करते हैं। इट इज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल। इस पर नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल। तो टोनोप्लास्ट ये डिफरेंशियली परमिएबल है, प्लाज्मा लेमा भी डिफरेंशियली परमिएबल है, कुछ कुछ सॉल्यूट्स को ही वो पास होने देगा। यहां तक बात समझ में आई? सो हमने सबसे पहला टॉपिक ट्रांसपोर्ट में क्या देखा? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में हमने सबसे पहले ध्यान में लिया कि जो किसी को भी पास नहीं होने देगा, किसी को भी बोलने का मतलब यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स है, उसे हम कहेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय सुबेरिन, यानी सुबेराइजर वॉल हम बोल सकते हैं, जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स था, एनाटॉमी में हमने देखा है फ्लावरिंग प्लांट्स के। उसके बाद परमिएबल है, वो सबको अलाउ करेगा। सेमी परमिएबल जो होता है, इट अलाउज ओनली solvent to pass through it and does not allow solute। and differentially permeable जो है या selectively permeable जो है, वो सिर्फ solvent और कुछ कुछ solutes को पास होने देगा। यानी permeable सबको पास होने देता है, selectively permeable कुछ कुछ solute को पास होने देगा। सब बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हुआ क्या? सो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ये पहला टॉपिक था ट्रांसपोर्ट में। मैं फिर से यहाँ पे सिक्वेंशियली एक बार पॉइंट लिखता हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान दें। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में क्या है? सबसे पहले हमने देखा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हम सोलवेंट और सोल्यूट यहाँ पे लिखा कैटेगरी बना देते हैं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी को भी पास नहीं होने देगा। परमिएबल जो है, परमिएबल मेम्ब्रेन, ये दोनों को ही पास होने देगा। सेमी परमिएबल जो है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट बट डज नॉट अलाउ सॉल्यूट। एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है, इट अलाउज सॉल्वेंट and some solutes। so this is very important, membrane permeability आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिफ्यूजन। इस पे काफी समय पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डिफ्यूजन जनरली आपने अभी तक देखा है, डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो भी मटेरियल है उसके खुद के हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके खुद के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसका बहाव होता है या ट्रांसफर होता है। और जब डिफ्यूजन होता है, इस तरह का ट्रांसफर होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ, तो उसको किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस, इज ए पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब है नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। नो एनर्जी का मतलब है नो एटीपी रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ? डिफ्यूजन क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। और डिफ्यूजन क्या है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर बोलना चाहे तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस एक्सेट्रा, उसमें मॉलिक्यूल भी आप डाल सकते हो। सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ऐसा है कि रीजन ऑफ हायर एनर्जी टू रीजन ऑफ लोअर एनर्जी। ये हायर एनर्जी लोअर एनर्जी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी मटेरियल, जो भी सॉल्वेंट है, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है, मान लीजिए सॉल्वेंट ही है, प्योर सॉल्वेंट है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनको खुद की भी काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम काइनेटिक एनर्जी खुद को है। तो अगर सपोज दैट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी वो हो गया हायर एनर्जी पार्ट। उसके कंपैरिजन में जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है कि कम पानी होना, ज्यादा पानी का मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, दूसरे साइड में कम मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जो इम्परमिएबल नहीं है। अब इम्परमिएबल नहीं इसका मतलब किसी भी तरह का दूसरा मेम्ब्रेन है तो पानी को तो जाने ही देगा, क्योंकि किसी भी तरह के मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट तो पास होने वाला है एक्सेप्ट इम्परमिएबल। तो किसी भी तरह का इम्परमिएबल छोड़ के मेम्ब्रेन है तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में एक मेम्ब्रेन डाल देते हैं, सपोज दैट ये सेमी परमेबल है, कुछ भी है, इम्परमिएबल छोड़ के। अब इस बीकर में साइड ए ले लेते हैं जहां पे पानी है ज्यादा, साइड बी ले लेते हैं जहां पे पानी कम है। बात समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसलिए साइड ए जो है ये हायर एनर्जी वाला पार्ट हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इधर है। साइड बी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इसका मतलब लोअर एनर्जी वाला सेक्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर भी कम है। तो नेचुरली अगर ये मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और ये कब तक होगा? जब तक दोनों साइड को इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, सेम लेवल नहीं आती, तब तक ये ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट क्लियरली? व्हाट इज एक्चुअली डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल और कोई भी पार्टिकल है जो डिफ्यूजन के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसा कोई बोलने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का मटेरियल वो हमेशा उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की नेचुरल सोच रखता है, नेचुरल टेंडेंसी रखता है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? और उसके लिए उसको किसी भी एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत तब पड़ेगी जब हमें लोअर से हायर की तरफ भेजना है, तब हमें एनर्जी लगेगी। अब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहा है, तो डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर एनर्जी टू रीजन ऑफ लोअर एनर्जी, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ lower concentration, and this process continues till equilibrium is attained. क्लियर हो गया क्या? बात समझ में आई? अब ये जो डिफ्यूजन है, यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर। ध्यान देना अच्छी तरह से, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर ये क्या चीज है? Diffusion pressure is the tendency of atoms, ions, molecules or particles. Diffusion pressure is the tendency of atoms, ions or molecules or particles. हर टाइम ये सारा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका लर्न हो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। Diffusion is the tendency of atoms, ions, molecules or particles from the region of higher concentration of the particles from their lower concentration. Tendency, टेंडेंसी है, वो प्रेशर कौन सी तरफ है? हायर से लोअर की तरफ है। प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट हायर से लोअर की तरफ है। मैडम जी आपको समझ रहा है क्या? ये अच्छी तरह से, इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। जनरली ट्रांसपोर्ट और इन प्लांट्स का स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या चीज है? किसी भी मटेरियल की, मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है उसके खुद के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की।
हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाने की, सो दैट उनका एनर्जी लेवल सेम हो जाए दोनों साइड का। अगर बीच में परमिएबल मेम्ब्रेन है तो, यानी जहां से वो जा सकता है। इम्परमिएबल है तो कोई रीजन नहीं है जाने का। परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल है या डिफरेंशियली परमिएबल है तो सॉल्वेंट को जाने देगा। हो सकता है सोल्यूट को ना जाने दे, क्योंकि मेम्ब्रेन पे डिपेंड है वो सोल्यूट को जाने देगा या नहीं जाने देगा। अगर परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सोल्यूट को जाने देगा। सिलेक्टिवली परमिएबल है तो कुछ कुछ सोल्यूट को जाने देगा। हर एक बात समझ में आई क्या? इसलिए डिफ्यूजन को अच्छी तरह से हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे। डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर एनर्जी टू रीजन ऑफ लोअर एनर्जी, या फिर हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। हायर डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या है कि जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, डिफ्यूजन प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आर यू गेटिंग पॉइंट? जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा, और वो डिफ्यूजन प्रेशर उसके लोअर साइड की तरफ होगा। यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन प्रेशर फ्रॉम ए टू बी होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर बी टू ए होगा, और वो लोअर डिफ्यूजन प्रेशर है। ट्रांसपोर्ट हमेशा हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होगा। अरे भाई समझ रहे क्या? सो डिफ्यूजन के अलग अलग डेफिनेशन हमने अभी देखे। क्या? पहला, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब तीसरी डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर रीजन टू लो डिफ्यूजन प्रेशर रीजन। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है। उसके बाद डिफ्यूजन को क्यों हो रहा है, अगर ऐसा हमें किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाई डिफ्यूजन इज ऑकरिंग, डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि रैंडम मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। रैंडम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ स्टेटमेंट है, डिफ्यूजन ऑकर्स ड्यू टू रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ना, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे कम एनर्जी है, तो हायर एनर्जी लेवल टू, तो डिफ्यूजन ये एनर्जी लेवल के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, ग्रेडियंट एक नया वर्ड आ रहा है, ग्रेडियंट यानी डिफरेंस। तो डिफ्यूजन ये डिफरेंस की वजह से हो रहा है। डिफ्यूजन होने के लिए डिफरेंस होना बहुत जरूरी है दोनों साइड को, मेम्ब्रेन के दोनों साइड को। अगर डिफरेंस होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, डिफ्यूजन प्रेशर का, एनर्जी लेवल का, तो ही क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। आपको कंसेप्ट समझ रही है? डिफ्यूजन कब होगा? जब ग्रेडियंट है दोनों साइड को, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड डिफ्यूजन इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन के लिए ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया क्या? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, ये डेड मॉलिक्यूल्स में भी होने वाली है। डिफ्यूजन सिर्फ हमारे बॉडी में होता है ऐसा नहीं, जहां पे भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो डेड मॉलिक्यूल्स है, पत्थर है, कुछ भी है, तो ज्यादा पत्थर जहां पे, वहां से वो कम पत्थर जहां पे, वहां पे पत्थर गिरेंगे ना। ऐसा होता है कि जहां पे कम पत्थर वहां से ऊपर चढ़ जाते हैं पत्थर, ऐसा तो होता नहीं। ऊपर के पत्थर नीचे गिरेंगे, यानी क्या हो रहा है? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पत्थर जहां पे है वहां से लोअर की तरफ आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने का। तो ये लिविंग सिस्टम पे ही डिपेंड है क्या? तो ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन सिर्फ लिविंग सिस्टम में होती है ऐसा नहीं। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। यहां तक क्लियर हुआ? अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन स्लो होगा फास्ट होगा, ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन, वैसे हम अगर रेफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें और काफी फैक्टर्स दिए हुए, हम सिर्फ हमारा डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट्स पे। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, तो एनसीईआरटी में 4 मेन पॉइंट दिए। एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, इसका मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज्यादा डिफरेंस दोनों साइड में होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। बात समझ रहे क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिफ्यूजिंग। अरे बात समझ रहे हैं क्या? एनसीईआरटी में 4 पॉइंट दिए हैं, रेफरेंसेस में काफी अलग अलग पॉइंट्स भी हैं, हम उसमें डिस्कशन में नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल वी विल डिस्कस कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे अफेक्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा पॉइंट है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मान लीजिए कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है, पानी यानी कोई भी सॉल्वेंट हम बात कर रहे हैं, पानी का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इस साइड में बी साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से तो मॉलिक्यूल इधर आने ही वाले हैं, ये तो नेचुरली हो गया। पर ऐसा मान लेते हैं कि इसको इधर आने की नेचुरली इच्छा है, द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल is to travel from higher diffusion pressure to lower diffusion pressure. Higher diffusion pressure to lower I am repeating the same words again and again because you have to take the command over these words in the same way as I am talking. Diffusion जो होता है वो हमेशा हाइयर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होता है। हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफ्यूजन का रेट किस पे डिपेंड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, ये तो हमने देख लिया। अब मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है पर जहां से वो ट्रांसफर होने वाला है वो मेम्ब्रेन जो है वो अच्छा नहीं है। अगर वो मेम्ब्रेन इस मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करना चाहता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो गया ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। अगर ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज, व्हाट इज हैपनिंग? रेट ऑफ डिफ्यूजन increases with increase in permeability of the membrane. Rate of diffusion increases with increase in permeability of, this is NCERT statement. अगर permeability कम होगी तो मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। तो इसका मतलब ट्रांसफर का रेट बनाने के लिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है क्या? So diffusion increases, rate of diffusion increases with increase in permeability of membrane। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन प्रेशर पे भी वैसे वो डिपेंड होता है। डिफ्यूजन प्रेशर किस पे डिपेंड होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और हाइयर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जाता है। अब टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी डिपेंड है डिफ्यूजन का रेट। अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बढ़ गया, टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब है कि रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएगी, और अगर रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। को हमें रट्टा नहीं मारना है, इसको लॉजिकली समझना है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि टेम्परेचर अगर दोनों साइड का भी बढ़ा तो जिस साइड में ज्यादा मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो हायर एनर्जी से लोअर की तरफ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट का रेट बढ़ जाएगा ना टेम्परेचर बढ़ने से। बात समझ में आया क्या कि नहीं? और प्रेशर पे कैसे डिपेंड है? तो ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इधर रहेंगे यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। द सेम थिंग आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स हियर। बात समझ रहे हैं? तो एनसीईआरटी में 4 पॉइंट दिए हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट्स? एक तो परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ेगी तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। और डिफ्यूजन का रेट कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल ज्यादा होंगे तब भी बढ़ेगा। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में लेने जैसा है कि अगर सपोज दैट डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस लो है, जो डिफ्यूज होने वाला सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी लो है तो डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी होगा। डेंसिटी जितनी ज्यादा
उतना डिफ्यूजन कम होगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, इसका मतलब गर्दी हो जाएगी, तो उनका रेट कम हो जाएगा। डेंसिटी अगर कम हो तो मॉलिक्यूल खुले खुले, बराबर के नहीं? तो मॉलिक्यूल अगर खुले खुले हैं तो वो जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस व्हेन डेंसिटी इज लो। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, तो इसका मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का रेट सबसे ज्यादा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? डिफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया? अरे भाई समझ रहा है क्या? अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसमें, एक्स्ट्रा तो नहीं है, रिलेटेड ही है, वो भी देख लेते हैं। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन के मेनली दो टाइप है, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि कोई सिस्टम है हमारे पास, तो हो सकता है कि उस, अभी जैसे हमने जो पहली सिस्टम ली थी ए और बी की, उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल या सेम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रांसफर होने वाले थे। अब सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम है जहां पर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने वाले हो, अलग अलग टाइप के। सपोज दैट वी हैव ए सिस्टम इन विच देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। In the last example, we have taken only one type of molecule, that is water. अरे भाई, but there may be a system in which there is a diffusion of more than one type of molecule. For example, CO2 and O2. हमारे लंग्स में जो मेम्ब्रेन है उसमें CO2 और O2 एक साथ ही एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है। अब वो एक्सचेंज अलग अलग तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, या दोनों मॉलिक्यूल का एक्सचेंज सेम डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल का एक्सचेंज अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, या सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्लियर हो रहा है क्या? इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन देख रहे हैं। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन में हमें क्या देखना है कि देयर में बी ए सिस्टम इन विच देयर इज अ ट्रांसफर और डिफ्यूजन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब जब ऐसा होगा, ध्यान देना अच्छी तरह से, जब ऐसा होगा कि हमारे पास कोई सिस्टम है, पार्ट ए पार्ट बी, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है जो जाने देगा। अब यहां से मॉलिक्यूल पी का डिफ्यूजन भी हो रहा है और डिफरेंट मॉलिक्यूल क्यू का भी डिफ्यूजन हो रहा है। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, मॉलिक्यूल पी का डिफ्यूजन हो रहा है, यानी इधर मॉलिक्यूल पी और क्यू है, इधर भी मॉलिक्यूल पी और क्यू है, पर डिफ्यूजन ए से बी इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ए साइड को ज्यादा है, बी साइड को कम है। अब हम थोड़ा अंदर घुसते हैं। अब मॉलिक्यूल पी और क्यू जब हम दोनों का सोचेंगे तो ऐसा मान के चलते हैं कि इसके कंपैरिजन में पी का मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी इसके सपोज दैट इधर 50 मॉलिक्यूल, इधर 200 मॉलिक्यूल इसके हैं, इधर इसके 25 है, इसके इधर 40 है, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है। इसका मतलब दोनों का डिफ्यूजिंग प्रेशर भी अलग अलग होगा। डिफ्यूजिंग प्रेशर किस पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। और डिफ्यूजन प्रेशर कहां से कहां काम करता है? हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। बात समझ में आई कि नहीं? तो दोनों मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर भी अलग अलग रहेगा। इसका मतलब यही है इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, यानी क्यू का रेट ऑफ डिफ्यूजन पी के रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट नहीं करेगा, और पी का रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल क्यू। व्हाई? बिकॉज अगर सपोज दैट कंपैरेटिवली पी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। यहां पे क्यू के सपोज दैट 25 मॉलिक्यूल्स है और इधर सपोज दैट 50 मॉलिक्यूल्स, ऐसा मान के चलते हैं, तो क्यू जितना यहां पे है उससे डबल इधर है ना, डबल है, बराबर है। अब दूसरा सोचते हैं, यहां पे पी के 50 मॉलिक्यूल्स है, यहां पे 200 मॉलिक्यूल्स है, कितने टाइम ज्यादा है? तो इसका मतलब डिफ्यूजन का रेट किसका ज्यादा होगा? पी का ज्यादा होगा। उस पर क्यू अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पी का डिफ्यूजन सिर्फ पी डिसाइड करेगा,
P का डिफ्यूजन का Q से कोई लेना देना नहीं है, और Q का डिफ्यूजन ये सिर्फ Q डिसाइड करेगा, P डिसाइड नहीं करेगा। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। सो व्हेनेवर सिस्टम हैज 2 or more than 2 types of molecules to diffuse, each molecule will diffuse according to its own diffusion pressure and not of the other. This is also passive process. डिफ्यूजन वर्ड आया तो हमेशा ध्यान में रखना, इट इज ऑलवेज पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन को कभी भी एनर्जी नहीं लगनी है। पर इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन में 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने वाले हैं, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से रेट ऑफ डिफ्यूजन करेगा। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनेटली इसका बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये जितना है, अगर ये 1 है तो इधर ये 4 मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंस 3 का है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1 पैरामीटर का है, ये सिंगल ये डबल है। अरे बात समझ में आई क्या? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? पी का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि पी की एनर्जी हायर लेवल में इस पी से ज्यादा है और कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इधर है। अरे क्लियर हो रहा है क्या? तो यहां तक कोई परेशानी? द टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज, द टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज, वो कैसे डिफ्यूज होंगे? अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिफ्यूजिंग प्रेशर। अरे भाई, अरे आप तो ऐसा देख रहे सुमड़ी में जैसे क्या सब यानी चिड़िया निकल गई कान में से, कान को छू के। हाँ, अरे कुछ समझ रहा है क्या? हाँ, कितने लोगों को समझा आपने से? सभी को समझ गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ? मुझे लगा था चिड़िया कान को छू के निकल गई। सो इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन में हम डेफिनेशन सिंपल ले सकते, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन में हमने शुरुआत से क्या कहा? 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल से डिफ्यूज होने वाले, हर कोई अपने अपने हिसाब से डिफ्यूज होगा डिपेंडिंग ऑन इट्स ओन डिफ्यूजन प्रेशर। यही इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन है। तो डेफिनेशन कैसे है? डिफ्यूजन, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन इज द डिफ्यूजन ऑफ 2 or more molecules, 2 or more molecules depending on their own diffusion pressure or diffusing pressure। क्लियर हो गया? क्या आपको नहीं समझा? हाँ, क्या नहीं समझा? आपका डाउट क्या है? एक ही जार का प्रेशर तो सेम रहने वाला ना, दोनों का प्रेशर अलग-अलग। काय का? जार में लिया तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना। मॉलिक्यूल्स अलग अलग है कि नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं होगा। ये डिपेंड किस पे है? दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, जहां कहां पे ज्यादा प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूल्स के, उस पे डिपेंड है कि नहीं। डिफ्यूजन प्रेशर है किससे डिसाइड होगा? मॉलिक्यूल के नंबर से डिसाइड होगा। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट 25 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 50 है, तो अगर सपोज दैट यहाँ पे P प्रेजेंट नहीं है तो इसका खुद का रेट ऑफ डिफ्यूजन तो है ना। अब हमने P मॉलिक्यूल भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे P मॉलिक्यूल के 50 मॉलिक्यूल्स, इधर 200 मॉलिक्यूल्स है, 4 टाइम्स ज्यादा है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, Q का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 2 टाइम्स है इधर जो Q है उससे, और यहाँ पे P का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स है। तो डिफ्यूजिंग प्रेशर किसका ज्यादा है? P का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, और उसका Q से कोई लेना देना नहीं। सपोज दैट हम कोई तीसरा मॉलिक्यूल R ऐड कर देते हैं, इधर भी R ऐड कर देते हैं, और यहाँ का R का कॉन्सेंट्रेशन इस R से 16 टाइम्स है, तो अब PQR में रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? R का ज्यादा होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा, जिसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, वो ज्यादा जल्दी पहले भागेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। हमने ऑलरेडी फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखा ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे भाई, ये वर्ड्स इसलिए हम रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि एमसीक्यू में यही स्टेटमेंट बन के आने वाले हैं, हमें रट्टा मार के ये नहीं जमेगा। क्लियर हुआ क्या? अब ये इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन हमने देख लिया, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है कि जैसे शादी है और शादी में मंडप में दुल्हन को आना है, तो दुल्हन अकेली वो मेकअप रूम से चली आती है क्या? उसको कोई ना कोई लाने वाला होता है कि नहीं? बस यही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। जो माइग्रेटिंग मॉलिक्यूल है वो खुद होके नहीं आएगा, वो शर्माएगा। बात समझ रहे हैं? माइग्रेटिंग मॉलिक्यूल खुद होके नहीं आएगा, उसको
लाने वाला कोई दूसरा चाहिए सपोर्ट में, तो ही वो ट्रांसफर होगा, तो ही उसका डिफ्यूजन होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो क्या है, किसकी तो भी वजह से, किसी वजह यानी कोई सपोर्ट कर रहा है इसलिए, या फिर मराठीत सांगायचं झालं तर कोणीतरी ही रिएक्शन घडवून आणतोय। अब आपके केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप उसको कैटलिस्ट बोल लीजिए, पर हम वर्ड यहाँ पे कैटलिस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिलहाल हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट एबल टू ट्रांसफर फ्रॉम द मेम्ब्रेन, या फिर कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं वो जो डायरेक्टली मॉलिक्यूल को जाने नहीं देते खुद में से। बात समझ रहे हैं क्या? वो मॉलिक्यूल्स इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि जिस मॉलिक्यूल को जाना है वो मॉलिक्यूल डायरेक्टली उसको अटैच नहीं होता। सपोज दैट एक मेम्ब्रेन है, अगर इस मॉलिक्यूल को साइड ए से साइड बी में जाना है तो हो सकता है कि ये मेम्ब्रेन इस मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, पर ये डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल बाइंड होगा और ये ट्रांसफर होगा, ऐसा होना चाहिए प्रोसेस, पर ये मॉलिक्यूल को बाइंड ही नहीं कर रहा है मेम्ब्रेन। पर इस मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो इस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन करवा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी ये मेम्ब्रेन में से डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल अकेला नहीं जा सकता, या तो इसको ले जाने वाला कोई चाहिए, ये पहली कंडीशन, या फिर जब इसको ट्रांसपोर्ट होना है तो दूसरे किसी को तो भी और ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। यानी एक साथ दो मॉलिक्यूल कंपैरिजन में, कॉम्बिनेशन में ट्रांसपोर्ट होंगे, या फिर इसको ले जाने वाला कोई तो भी चाहिए। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, एकदम सिंपल है। आपके चेहरे से दिखाई दे रहे कि कुछ समझ नहीं रहा है। मुझे खुद को उस मेम्ब्रेन से जाना है तो मैं जा नहीं सकता हूं, मुझे ले जाने वाला या तो कोई दूसरा है तब वो जा सकता है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि वो मेम्ब्रेन अलाउ करेगा, इसको अलाउ करेगा, पर जब ये जा रहा है तो इसके साथ दूसरे को भी आना चाहिए, या फिर ये जब जा रहा है तो इसके साथ और दूसरा भी जाएगा। इस तरह से डिफ्यूजन अगर हुआ तो इसे क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दो। फॅसिलिटेटेड मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर कोणाच्या तरी मदतीने, एकदम सिंपल, स्वतःहून पॉसिबल नाही। असे अनेक मॉलिक्यूल्स आहेत, अनेक ट्रान्सपोर्ट आहेत की ज्यांना ट्रांसपोर्ट करण्यासाठी दुसरे कोणीतरी लागतात, आणि असे जे मदत करणारे आहेत, हे जो मदत करने वाले मॉलिक्यूल्स है, इनको हम बोलेंगे दीज आर द प्रोटीन्स। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ध्यान देना अच्छी तरह से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से होने वाला है, अच्छी तरह से ध्यान देना है। कंसेप्ट हम पहले समझेंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है, ध्यान दो अच्छी तरह से। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो तरह के हैं, एक कैरियर प्रोटीन और एक है चैनल प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करने वाले हैं? ये किसी मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन में से डिफ्यूजन करवाने वाले हैं, फैसिलिटेटेड। कैरियर प्रोटीन क्या है? ये खुद लेके जाएंगे, जैसे बस हमें लेके जाती है वैसे कैरियर प्रोटीन हमें लेके जाएंगे। ध्यान देना अच्छी तरह से। कैरियर प्रोटीन, सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन है, अब कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से सेल के इनसाइड में आना है, ये सेल मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल सेल के बाहर है, उसको सेल के अंदर आना है, तो यहां पर कैरियर प्रोटीन है, ये डायरेक्टली तो नहीं आ सकते, तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? कैरियर प्रोटीन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे और अच्छी फिगर निकाल देता हूं, कैरियर प्रोटीन्स। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? ये जो मॉलिक्यूल जहां इसको इनसाइड आना है सेल के अंदर, इस मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेते हैं। बात समझ में आई? और बाइंड करने के बाद ये यहां पे रोटेट हो जाते हैं। जैसे ही ये रोटेट हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल को सेल में रिलीज कर देगा। इस तरह से ट्रांसपोर्ट हुआ, डिफ्यूजन हुआ। इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्टली नहीं जा सकता, ये बाइंड इस मेम्ब्रेन को नहीं हो रहा है, दूसरे किसी कैरियर प्रोटीन को हो रहा है। ये कैरियर प्रोटीन है। बात समझ में आई कि नहीं?
ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं इनको पोरीन्स कहा जाता है, पोरीन्स। और एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसे मेम्ब्रेन में 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्वा प्रोटीन्स होते हैं, एक्वा पोरीन्स। वाटर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्ट करने के लिए 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा पोरीन्स होते हैं। क्लियर हुआ क्या? अरे समझे क्या? और अब चैनल प्रोटीन क्या है? चैनल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो रास्ता बना देते हैं। भाई जा तू हम में से इस रास्ते से जा, वो कैरी नहीं करते, पर चैनल प्रोटीन क्या बना देते हैं? चैनल्स बना देते हैं, जहां से वो जा सकता है, बाकी दूसरी जगह से वो नहीं जा सकता। क्या आपको समझा है कंसेप्ट? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत है, और जो डिफ्यूजन करवाने वाले प्रोटीन्स है उनकी जरूरत है फैसिलिटेटेड में। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स लगने वाले हैं जो या तो कैरी करेंगे या तो चैनल बनाएंगे। अब ये जो प्रोटीन है ये खुद होके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को नहीं बनाएंगे। दिस प्रोटीन विल नॉट मेक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इन प्रोटीन्स को एक्टिव होने के लिए पहले से ही वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, डिफ्यूजन कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तब होगा, बराबर है कि नहीं? और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में खुद होके तो वो जा नहीं सकता, किसी की तो भी मदद उसे लेनी पड़ेगी। और वो जो कैरी करने वाले हैं या चैनल बनाने वाले हैं वो पोरीन्स है, प्रोटीन्स है। अब ये जो प्रोटीन्स है ये खुद होके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को नहीं बनाएंगे, ये वहां पे प्रेजेंट है। ये तभी एक्टिव होंगे जब ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट होगा, तभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये खुद होके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को नहीं बनाएंगे। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखना है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन transport proteins are not responsible for concentration gradient. Concentration gradient is responsible for activation of transport proteins. अरे भाई ध्यान देना अच्छी तरह से। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करने वाले हैं? मॉलिक्यूल को लेके जाने वाले हैं। पर मॉलिक्यूल को लेके जाने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों साइड में मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तभी एक्टिव होगा जब ये ग्रेडियंट मौजूद है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस ग्रेडियंट को नहीं बनाएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। जब डिफरेंस होगा तब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्टिव होगा। कंसेप्ट समझ में आई क्या? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विल नॉट मेक एनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, it will be activated only when there is a presence of gradient. This is the meaning of the statement given in the NCERT. So for diffusion to occur there must be difference, that there must be gradient. अब ये जो diffusion rate है हमें ऑलरेडी पता है कि diffusion rate अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है। जैसे diffusion rate साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड है। अगर मॉलिक्यूल की साइज ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, मॉलिक्यूल की साइज छोटी होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है क्या? सो स्मॉलर द सब्सटेंसेस ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज इंपॉर्टेंट AIPMT क्वेश्चन। स्मॉलर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर स्मॉलर सब्सटेंस है तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सा मटेरियल है, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, उस पर भी डिफ्यूजन डिपेंड है। अरे भाई हम क्या देख रहे हैं कि डिफ्यूजन में अलग अलग चीजों का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। उसमें साइज अगर है बड़ी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, साइज अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ज्यादा है तो, और कम है तो ज्यादा हो जाएगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात, मटेरियल का नेचर क्या है वो भी रिस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स बताए हैं। अब ये 5वां फैक्टर भी आगे दिया हुआ है, वो उन्होंने स्पेशली ऐसा मेंशन नहीं किया कि फैक्टर है, पर ये तो फैक्टर हो ही गया ना। साइज ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन।
उसी तरह से नेचर ऑफ मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो भी मेम्ब्रेन होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स का जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री का, वो लिपिड्स होता है। मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन से लिपिड्स होता है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। और वहां से जाने वाले मटेरियल जो होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स क्या है, ये जो मेम्ब्रेन्स है इनकी प्रॉपर्टी में, ये केमिस्ट्री क्या है इनका, लिपिड्स है। लिपिड केमिकली वो क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। तो लिपिड में सोल्यूबल होने वाले जो मटेरियल है वो जल्दी से पास आउट होंगे। अरे भाई, पानी में हमने अगर नमक डाल दिया तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, पत्थर डाल दो डिसॉल्व होगा क्या? तो उसी तरह से जब मेम्ब्रेन से किसी को पास आउट होना है, अगर वो लिपिड सोल्यूबल केमिकल है तो वो जल्दी पास आउट होगा, क्योंकि ये लिपिड है। पर अगर वो हाइड्रोफिलिक वाला है, पानी में सोल्यूबल है, तो यहां से जल्दी नहीं जाएगा। कंसेप्ट समझे क्या? लिपिड में अगर सोल्यूबल है कोई कंपाउंड तो वो जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कि नहीं? अरे क्लियर हो रहा है क्या? पर वाटर सोल्यूबल है एंड लिपिड सोल्यूबल नहीं है। वाटर सोल्यूबल है पर लिपिड सोल्यूबल नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन क्यों जाने देगा उसको? क्योंकि ये तो लिपिड का है ना। लिपिड में सोल्यूबल होने वाला मटेरियल जल्दी पास आउट कर देगा, पर वाटर सोल्यूबल वो इजीली पास नहीं करेगा। इसलिए जो वाटर सोल्यूबल मटेरियल है उसको पास कराने के लिए इस मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। वो कैरियर भी हो सकते हैं या चैनल प्रोटीन हो सकते हैं। तो ऐसे मेम्ब्रेन में से जहां पे वो बाकी सॉल्वेंट को नहीं जाने देगा, वहां से सॉल्वेंट या सोल्यूट उनको जाने के लिए प्रोटीन्स होंगे। उन प्रोटीन्स को मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे और वो प्रोटीन आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड उस मॉलिक्यूल को लेके जाएंगे विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अरे भाई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियरली और नॉट? इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स? पूरा अच्छी तरह से समझ रहा है? समझ रहा है क्या? हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर से एक बार। डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड ऑन इट्स सोल्यूबिलिटी इन लिपिड्स। लिपिड्स में उसकी सोल्यूबिलिटी अगर ज्यादा है तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स लिपिड्स के बने हुए होते हैं। ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस लिपिड में सोल्यूबल है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, बट सब्सटेंसेस which are having hydrophilic moiety, ऐसा एनसीईआरटी में वर्ड है moiety, MOIETY, the substances which have hydrophilic moiety, यानी जो पानी में डिसॉल्व होने वाले हैं, ऐसे मटेरियल पास होना मेम्ब्रेन से डिफिकल्ट होता है। ऐसे मटेरियल को पास करवाने के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और जब ये प्रोटीन्स उनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सब दिमाग की बत्ती गुल हो गई, दिमाग का दही हो गया। हाँ, क्योंकि छाछ भी कभी दूध थी। हाँ, क्या हुआ? अरे सुमड़ी में देख रहे सब लोग मेरे पास, समझ रहा है क्या? अब और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान में। ओ भाई इधर देखो आप, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ध्यान देना, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यानी ये प्रोटीन्स से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए मेम्ब्रेन की वहां पे प्रोटीन्स है, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या करते हैं, वहां पे साइट प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन्स के लिए। वो मॉलिक्यूल उनको बाइंड हो जाएंगे, वो रोटेट होके मॉलिक्यूल अंदर या बाहर छोड़ देंगे। ये हमने प्रोसेस पूरी देख ली। क्लियर हो रहा है क्या? इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन मूव द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट कंजम्पशन ऑफ एटीपी। ऑलरेडी हमने सारा अभी डिस्कस कर लिया है, वी आर जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट। In facilitated diffusion, special protein molecules help moving the substances across the membrane without use of ATP energy. Facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from low to high concentration. Facilitated diffusion, ये diffusion है, ये हमेशा हाइयर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर की तरफ जा रहा है।
तो दूसरा मदद कर रहा है, इसका मतलब वो लोअर से हायर की तरफ नहीं लेके जा सकता, हायर से, जैसे हमने पीछे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में देखा, एटीपी सिंथेज, F0 F1 पार्टिकल, वो भी फैसिलिटेटेड है क्योंकि वो हायर प्रोटॉन से लोअर प्रोटॉन की तरफ लेके जा रहा है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और वहां पे वर्ड भी था, आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था कि ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, अभी समझ में आ गई बात। सो इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी लो से हायर की तरफ नहीं जाएगा। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कब होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कब होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, ये हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही होगा। हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी, ये तो है। हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि ये मैक्सिमम कब होगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड से, जब उस मेम्ब्रेन पे उस मेम्ब्रेन पे जितने भी प्रोटीन्स हैं ट्रांसपोर्ट करवाने वाले, जब वो सारे के सारे हम यूज कर लेंगे तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे किसी बस की कैपेसिटी सपोज दैट 55 पैसेंजर की है, अगर उसमें 30 पैसेंजर काम कर रहे हैं तो क्या मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई क्या? जब 55 उसमें पूरे हो जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, अब बस जाने के लिए रेडी है। उसी तरह से मैक्सिमम डिफ्यूजन कब होगा, जब सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होंगे वो इन एक्शन आ जाएंगे, उसे सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। देखो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर यूटिलाइज्ड। अरे भाई, एक मेम्ब्रेन पे जितने ज्यादा प्रोटीन्स है वो सारे के सारे अगर यूज हो गए तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल को इधर ट्रांसपोर्ट करवा देंगे ना, ऐसा एट ए टाइम एक्टिव होंगे। तो अगर सपोज दैट 55 में से 30 पैसेंजर बैठे हैं तो एट ए टाइम 30 एक्शन में ना, अरे एट ए टाइम 30 एक्शन में है ना, तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया क्या नहीं, उसके लिए पूरा हर किसी को एक्टिव होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि बस उसके मैक्सिमम कैपेसिटी से फुल हो गई है। उसी तरह से मेम्ब्रेन के सारे प्रोटीन जब एक्टिव आ जाएंगे, एक्टिव होंगे तो वो सब मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे ना। अरे भाई समझे क्या? जैसे किसी मेम्ब्रेन पे, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, किसी मेम्ब्रेन पे 30 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स एक्टिव हुए हैं, तो वो 10 मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे तो 10 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट का रेशियो, और जब 30 एक्टिव हो जाएंगे तो 30 का ट्रांसपोर्ट का रेशियो, तो मैक्सिमम कब होगा? 30 एक्टिव होगा तब। सो ये सैचुरेशन पॉइंट हो गया। आपको बात समझ में आई? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक। डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक का मतलब है कि जब हम बस की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे घर की कोई प्राइवेट बस है तो उसमें कोई भी उठाई गिरा आके बैठ जाएगा क्या? बाहर का कोई नहीं बैठ सकता, जिसको हम परमिट करेंगे वही उस बस में बैठ सकता है। उसी तरह से यहां पे वो हर किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं करते बैठेगा, एक पर्टिकुलर जिसकी जरूरत है, जिसको ऑलरेडी नेचर ने कहा है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उस हिसाब से वो सिलेक्टिव मटेरियल को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, हर किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, सिलेक्टिवली। यानी डिफ्यूजन जो है फैसिलिटेट में, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो हर किसी को कैरी नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट अलाउज अ सेल टू ट्रांसपोर्ट ओनली पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, यानी अगर उसको पोटेशियम को लेके जाना है तो वो सिर्फ पोटेशियम को ही लेके जाएगा। जब पोटेशियम जाएगा तो ऐसा नहीं है कि थिएटर का गेट है, जब दो दूसरे घुस रहे तो और दूसरे भी घुस गए। थिएटर के गेट में क्या होता है, एक साथ काफी लोग घुस जाते हैं ना, एक फैमिली के, वैसा जरूरी नहीं दूसरा फैमिली भी घुस जाएगा गेट में से, तो ये थिएटर का गेट नहीं है, ये स्पेसिफिक है। अगर यहां से कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पोटेशियम जाने वाला है तो पोटेशियम के साथ वो कैल्शियम को नहीं लेके जाएगा। वेरी स्पेसिफिक, इट अलाउज ओनली सिलेक्टिवली, इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल टू क्रॉस थ्रू। क्लियर हुआ क्या? दूसरी बात, अगर कुछ इनहिबिटर्स हमने बॉडी में डाल दिए,
तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये प्रोटीन्स करवाते हैं कि नहीं, ये प्रोटीन्स करवाने वाले हैं कि नहीं। अब हमें बस लेके जाने वाली है, बस ही पंचर हो गई तो हम तो बैठे रहेंगे उस पे और बस काम नहीं कर रही ना। उसी तरह से अगर हमने ये जो ट्रांसपोर्ट करवाने वाले प्रोटीन्स है इनकी एक्शन बंद करवा दी, तो इनकी एक्शन बंद करवाने का मतलब है इनको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। और ऐसे काफी हम जो मेडिसिन लेते हैं, जैसे हम कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट उसका होता है। इसका मतलब ही क्या है कि वो उस प्रोसेस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रुका दे रहा है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय इनहिबिटर्स। बात समझ में आई क्या? क्योंकि इनहिबिटर्स ये प्रोटीन्स को इनएक्टिव बना सकते हैं, और अगर वो इनएक्टिव हो गए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट बहुत कम हो जाए, कम हो जाएगा ना, बढ़ेगा क्यों, डिफ्यूजन नहीं करवाएंगे ना वो। बात समझ में आई क्या? मैंने एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बताया तुम्हें, वाटर के कितने होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स होते हैं। क्या आपको ये सब समझ में आया, क्लियर हो गया? डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डेफिनेटली अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। मेम्ब्रेन तो वही होगा, सपोज दैट किसी एक मेम्ब्रेन है, सपोज दैट डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई मेम्ब्रेन है मान लेते हैं, उसमें से कुछ केमिकल्स को जाना है, तो पोटेशियम के लिए हो सकता है अलग कैरियर हो, कैल्शियम के लिए कुछ अलग हो, ऐसा हो सकता है। तो बात समझ रहे हैं क्या? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि दे आर वेरी स्पेसिफिक। अरे समझ में आई कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई पेन हो रहा है, बराबर कि नहीं, अगर डॉक्टर ने हमें पेन किलर दिया है तो क्या हमें लैटरिन बंद हो जाएगी क्या? बात समझ में आई कि नहीं? पेन किलर दिया है तो क्या करेगा, पेन को बंद करेगा। अरे इट्स ओके ना, इट इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन कि वो जो है पेन किलर जो है वो टारगेट स्पेसिफिक है, उसका फंक्शन वो किस पे ले रहा है, सिर्फ पेन पे ले रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको प्रॉपर यूरिन नहीं होती, तो अगर यूरिन होने के लिए दवाई दी है तो ऐसा नहीं कि उनमें वोमिट हो जाएगी, उनको यूरिन ही होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हंसने की बात छोड़ दो, वी आर डिस्कसिंग टेक्निकली कि भाई टारगेट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जिस फंक्शन को, अब जैसे एस्ट्रोजेन, फीमेल में एस्ट्रोजेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए होती है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है हम रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे, पर वो टारगेट स्पेसिफिक है। यानी एस्ट्रोजेन का काम हमारे बॉडी का ग्रोथ करना नहीं है। बात समझ में आई? जैसे प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल में हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारी ब्रेन की पावर नहीं बढ़ाएगा। बात समझ में आई? वो टारगेट स्पेसिफिक है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रोजेस्टेरॉन इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन, इट विल नॉट इंप्रूव आवर ब्रेन पावर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? सो यानी काफी टाइम ऐसे होता है स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टारगेट स्पेसिफिक। यानी क्या टारगेट स्पेसिफिक का मतलब है सिर्फ जो दिया हुआ फंक्शन है उसी को परफॉर्म करेगा, दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा। क्लियर हो गया क्या? अब इसी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन था नीट में, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होने का, डिफ्यूजन के लिए ये अलग अलग टर्म्स दिए हुए, और एंटीपोर्ट, ध्यान में रखना है। ये मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है अलग अलग। अब कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे है कि जो मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल मूव करवाते हैं। जैसे यहां से कुछ 4 मॉलिक्यूल को इधर भेजना है, तो पहला मॉलिक्यूल चला जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी चला जाएगा, तीसरा भी चला जाएगा, पर इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। व्हेनेवर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन occurs in that way that all molecules which are diffusing from one side to another side diffuse independent of each other.
दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होने वाला है, अगर सपोज दैट दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ये हो गया सिम्पोर्ट। और एंटीपोर्ट में जो दो मॉलिक्यूल मूव होने वाले हैं, एक अगर इस डायरेक्शन में तो दूसरा उसके अपोजिट में जाएगा, ये सिम्पोर्ट हो गया सेम डायरेक्शन में, और ये हो गया एंटीपोर्ट। क्या आपको ये समझ में आया? सिम्पोर्ट में बोथ मॉलिक्यूल मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट में बोथ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और यूनिपोर्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे विल मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चिलम तंबाकू उसगर बाजू। बात समझ में आई? क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन का टॉपिक खत्म हुआ। और एक पॉइंट हम जरा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसके रिलेटेड। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मान लेते हैं, इधर ध्यान दो जरा, वो आप लिखिए मत, बाद में लिखिए। मान लेते हैं कि कोई सेल है, अब बाहर बहुत ज्यादा धूप है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बाहर मॉइस्चर कम है, बाहर मॉइस्चर कम है तो पानी अंदर से बाहर जाएगा। ये एक चीज हमने देख ली। अब ऐसा मानते हैं कि अंदर पानी कम है और बाहर पानी का प्रोपोर्शन अच्छा है, हाँ, तो अब हमें ये तो होना नहीं चाहिए, एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए, पर हम इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या देख रहे हैं कि सपोज दैट सेल का पानी कम हो चुका है, जो प्रोपोर्शन है सॉल्वेंट का वो कम हो चुका है, ड्राइनेस आ रहा है, और बाहर अगर मॉइस्चर है, सपोज दैट डिफ्यूजन नहीं हुआ तो बाहर से मॉइस्चर अंदर आएगा क्या? तो इसका मतलब डिफ्यूजन से क्या बेनिफिट होता है? इट हेल्प्स सेल्स एंड टिश्यू टू अवॉइड ड्राइनेस। बात समझ में आई क्या भाई? समझा क्या श्वेता जी? डिफ्यूजन कीप्स सेल वॉल ऑफ इंटरनल प्लांट टिश्यू मॉइस्ट, मॉइस्ट ओला, अरे समझ रहे क्या? डिफ्यूजन से CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज भी करवाता है डिफ्यूजन, बराबर है क्या? उसके बाद डिफ्यूजन से प्लांट के जो वाटर वेपर्स है उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर वेपर्स का डिफ्यूजन से ट्रांसफर होगा। उसके बाद जो फ्लावर्स का एरोमा है, एरोमा ऑफ फ्लावर स्मेल, वो भी फ्रेग्रेंस जो है वो भी डिफ्यूजन से ही बाहर जाएगा, जहां पे नहीं है वहां से कम की तरफ जाएगा, तो अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन काम में आएगा। वी आर डिस्कसिंग